जो ये 10वां अभ्यास टेस्ट सीरीज है जो आपके बीपीएससी अभ्यास टेस्ट सीरीज का ये जो 10वां टेस्ट है जो आपके 70th बीपीएससी को ध्यान में रखकर हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। और आने वाले अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ रखा है या यूपी पीसीएस का आने वाला है, उनमें भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी सेक्शन में ये 10 क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूडेड है और बिहार की भी स्पेसिफिक ज्योग्राफी आपको इंक्लूडेड है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिख रखा है। सीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? क्या जनरल मेरिडियन टाइम होता है या ग्रीनविच मीन टाइम होता है या ग्लोबल मीन टाइम होता है या ग्रॉस मीन टाइम होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इस सिस्टम को कब इंटरनेशनली अप्रूवल मिला है, तो 1884 ऑनवर्ड्स मिला है। और इससे संबंधित एक दो और फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये यूरोप से होकर के गुजर रहा है, उसके नीचे अफ्रीका से होकर के गुजर रहा है, और नीचे आप चले आइए तो ये अंटार्कटिका से होकर के गुजर रहा है। कहने का मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इट पासिस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट। और ये भी थोड़ा हम लोग देख रहे होंगे कि ये कितनी कंट्रीज के थ्रू पास करता है, तो ये टोटल 8 कंट्रीज के थ्रू पास करता है। यूनाइटेड किंगडम 1884 की अगर ये कहानी रही होगी और उस समय दुनिया में ब्रिटिश की साम्राज्य की तूती बोलती होगी, तो अंग्रेजों ने सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड किया होगा 0 डिग्री, राइट। और ये जीरो जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये 0 डिग्री ही तो है ना, राइट। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि यूनाइटेड किंगडम से पास कर रहा है, उसके नीचे चले आइए तो फ्रांस से पास कर रहा है, और नीचे चले आइए तो स्पेन से पास कर रहा है। ये 3 देश आपको यूरोप में है। ठीक है, आप लोग हमको कमेंट करके क्या बता सकते हैं कि स्पेन की कैपिटल क्या है? इसके अतिरिक्त अगर आप अफ्रीका में चले आइए तो 5 कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे। अल्जीरिया, उसके अतिरिक्त आपको माली दिख रहा होगा, फिर बुर्किना फासो दिख रहा होगा, घाना दिख रहा होगा और टोगो दिख रहा होगा। ठीक है, तो टोटल ये 8 कंट्रीज के थ्रू पास करता है। 3 आपको यूरोप में है और 5 आपको कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। और कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है, तो यूरोप, अफ्रीका और एंटार्क्टिका से ये पास करता है। दूसरे में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ठीक है, रेन वाटर वर्षा जल संचयन से संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, और अभी की वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो ऐसे इलाकों में जहां पर बारिश अपेक्षाकृत कम होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कहने का मतलब सामान्य शब्दों में समझेंगे तो बारिश कम है, वर्षा का संग्रह कम हो रहा है, जल की आवश्यकताएं आपकी ज़्यादा है, तो उन सारी जगहों पर सरकार किस चीज़ को प्रमोट करती है? वर्षा जल संचयन को, कि बारिश का भी जो भी जल है उसको आप एक्यूमुलेट करके रखिए और उसको फिर एडवर्स दिनों में यूज करिए। तो इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? वर्षा जल का संचयन करेंगे तो जल संरक्षण होगा ही होगा, जल स्तर बढ़ाने में मदद करेगा, बिकॉज फिर क्या होगा कि बारिश का जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, और अगर आपने कहीं पर स्टोर कर रखा हुआ है तो धीरे धीरे वो आपको क्या करता है, वाटर टेबल का हिस्सा बनता है और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो ये भी सही होगा। यह पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तमिलनाडु या विदर्भ वाले इलाकों में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, जहाँ पे भी वाटर की थोड़ी स्कैंटिटी है, मतलब जहाँ पर उसकी मात्रा कम मात्रा उपलब्ध है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यह अपवाह घाटे को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज रन ऑफ लॉसेज, रन ऑफ लॉसेज को ये बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता है। तो डेट मीन्स फिर आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। The southeast trade wind are attracted towards the Indian subcontinent in the rainy season due to। पहला चीज तो इस क्वेश्चन में ये समझेंगे, क्वेश्चन के बड़े छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको जानेंगे। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ट्रेड विंड ऐसी विंड्स होती हैं जो सालों भर एक निश्चित दिशा में ही आपको क्या होती है, प्रवाहित होती हैं। पहला चीज जानेंगे। दूसरा चीज, हवाओं का नाम उस दिशा के नाम पर रखा जाता है जिस दिशा से वो आ रही होती है। ठीक है,
तो ऊपर को नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और फिर इधर को आएंगे तो वेस्ट। नाम क्या लिख रखा है? साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट। और अभी हम लोगों ने देखा कि हवाओं का नाम रखा जाता है जिस दिशा से वो आ रही हैं। तो हवा कुछ ऐसे फ्लो करती है और ये 0 डिग्री के पास आकर के दोनों मिलती हैं, और यही जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये ITCZ के आपको शिवालिक रेंज तक ट्रांसफर हो जाने के कारण क्या होता है कि वहां पर एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। उसी लो प्रेशर बेल्ट को भरने के लिए हवाएं बहती हैं, और कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण क्या होता है कि वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, वो आ रही होती हैं इस दिशा से और फिर ग्रेजुअली इधर को मूव कर जाती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, देख सकते हैं ये कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही हैं, और यही इक्वेटर को पार करने के बाद आपको साउथ वेस्ट मॉनसून में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो ऑप्शंस में से देखेंगे तो इसका मेन रीजन क्या है? कम वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति इसका मेजर कारण है। ठीक है, इसको एक हम लोगों ने देखा। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि थर्मोस्फेयर जो है सो कि वो सबसे गर्म परत है। इस चीज को भी हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सबसे नीचे धरती के पास ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, और बाह्य अंतरिक्ष से मिलता हुआ आपका एक्सोस्फेयर है। ठीक है। एटॉल क्या होता है? क्या ये रेत का टीला होता है? नहीं, रेत के टीले तो बरखान वगैरह होते हैं, सैंडूम्स होते हैं। टीले ये नहीं होता है, सैंड बार भी नहीं होता है। ये अंतर्देशीय समुद्र को क्या कहा जाता है? इनलैंड सी को एटॉल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, अगर आप लोगों में से किन्हीं ने मूवी देख रखी है तो देखेंगे लोग मीट कहाँ पे करते हैं? एटॉल पे मीट करते हैं। अगर इसकी जियोग्राफी की बात करें तो देखें, एक इमेज आपको दिख रहा होगा कि हर तरफ अथाह समुंदर है और बीच में समुद्र से उभरा हुआ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसी को एटॉल कहा जाता है। तो फिर दैट्स द एग्जैक्ट रीजन की आंसर आपका फिर डी कहा होगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? पटना, गया, नालंदा, सिवान। आप लोगों में से कोई अगर नॉर्थ बिहार से संबंधित है तो आप देखेंगे कि पटना से लोग क्या करते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए हाजीपुर होकर के वो जाते हैं, राइट। अब तो खैर पाटलिपुत्रा स्टेशन के द्वारा भी इस चीज के लिए कनेक्टिविटी दी गई है, लेकिन सामान्यतः हाजीपुर होकर के लोग क्या करते हैं कि आपको नॉर्थ बिहार में जाते हैं अगर आपको रेल रूट से जाना है तो। कहने का मतलब क्या है कि गंगा जी को एक बार आपको पार करना है, और गंगा जी को अगर एक बार पार करना है और पटना के आसपास आपको एक लंबे कालखंड तक कोई सा भी रेल का पुल नहीं रहा था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि पटना जो है सो कि मुख्यतः शहर आपको गंगा के साउथ में ही है। गया भी देखेंगे साउदर्न बिहार में ही है, और आपसे उत्तर में पूछ रहा है नालंदा, जहां से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार साहब बिलोंग करते हैं, ये भी आपको है। और वहीं सिवान को देखेंगे तो ये आपको नॉर्थ बिहार का हिस्सा है। ठीक है, गया देख सकते हैं, पटना भी देखेंगे तो एक गंगा नदी बह रही है और उसके दक्षिण में ही है। वहीं सिवान, गोपालगंज, छपरा जो कि पहले एक ही जिला होता था, इसी से निकल करके आगे सिवान और गोपालगंज भी बने हुए हैं। तो ये आपको नॉर्थ बिहार में है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि 7 जिले हैं और 729 किलोमीटर लगभग की ये सीमा बनाते हैं। मधुबनी, पूर्णिया, अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है, तो अररिया आप देखेंगे आपको मैप पे सीमा साझा कर रहा है, सीतामढ़ी भी सीमा साझा कर रहा है, लेकिन पूर्णिया देखेंगे तो ये नेपाल के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है। तो फिर आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? पूर्णिया। उसके अगले में देखेंगे बिहार का अधिकांश जो भाग है निम्नलिखित में से किस जलवायु के अंतर्गत आता है? मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, जहां जाड़ों में बारिश होती है वो नहीं। हॉट सेमी एरिड, आपको राजस्थान वगैरह में कुछ कुछ जगहों पर ऐसा क्लाइमेट देखा, वो भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ट्रॉपिकल टाइप उष्ण कटिबंधीय, तो ऐसे क्षेत्रों में जो इक्वेटर 0 डिग्री के आसपास है, 5 डिग्री 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 से 8 डिग्री साउथ तक, वहां भी बिहार नहीं है। तो बिहार किस में आता होगा? फिर आपको सब ट्रॉपिकल मॉनसून में आता होगा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून का ये आपको रीजन है और इसी में आपको बिहार आता है।
बिहार राज्य के पश्चिमी तट पर हिमालय की एक चोटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये राजगीर, गिरियक, ये सब तो आपको साउदर्न बिहार में है। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, जो बिहार के सबसे ऊंचे पर्वत के तौर पर भी जाना जाता है, ये आपको इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में विंध्यन समूह की आपको शैल पाए जाते हैं? क्या कैमूर है, गया है, बक्सर है या बांका है? तो जो ये है कैमूर जिला है ना, उसमें आप देखेंगे कि विंध्य शैली के आपको शैल पाए जाते हैं। ठीक है, यही विंध्यन रेंज आगे को जाकर के बिहार में कैमूर जिले में भी थोड़ा सा एंटर करता है। और ये आपसे पूछ ही रखा है कि विंध्यन समूह के सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो फिर एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा? कैमूर होगा। ठीक है, जो 17th पीपीएससी के लिए जो 10वां टेस्ट है, इसमें हिस्ट्री वाला सेक्शन हम लोग देख रहे होंगे। और हिस्ट्री चूंकि आप देखेंगे जेपीएससी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतने ही हेल्पफुल हो सकते हैं। एक चीज और, लास्ट टेस्ट में हम आप लोगों को दिखाए थे कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। एंड सिमिलरली इस टेस्ट में भी जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पूछ रखा है, विच ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गणित के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की विश्व को देन है? अंकन पद्धति भी भारत ने ही दुनिया को सिखाया। ठीक है, नंबरिंग सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और यूज ऑफ जीरो भी हम ही लोगों ने बाकी दुनिया को बताया। हम लोगों से अरब वालों ने सीखा, और अरब से ग्रेजुअली यही इंफॉर्मेशन, यही नॉलेज आपको यूरोप की तरफ ट्रांसफर हुआ है। मनोज कुमार साहब का वो गाना भी आपने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, तो फिर इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, सभी तीन। अवतारवाद की संकल्पना किस काल में विकसित हुई? तो आप देखेंगे जो आपको गुप्ताज एरा है ना, इसी में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म बहुत प्रोमिनेंट तरीके से उभर करके आता है। और जो भी आपको ऋग्वेदिक देवता थे, जैसे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, इनकी जगह अब भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा और गणेश जी की पूजा, माता दुर्गा और गणेश जी की पूजा ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से की जाती है। दशावतार की संकल्पना आप लोगों को पता ही होगी, भगवान विष्णु के 10 अवतार, ठीक है ना, जिसमें मत्स्य से लेकर के अंतिम आने वाले कल्कि अवतार तक। तो ये सारी की सारी चीजें, इवन पुराणों का गठन किस समय किया गया है, उनकी रचना किस समय की गई है, तो ये गुप्ताज डायनेस्टी की कहानी है। पारगी लोग कौन थे? दे वेर मराठा सोल्जर्स टेम्पररली अपॉइंटेड टू द बहमनी किंगडम। ये स्टेटमेंट भी देखेंगे ना, तो बरगीज लोगों के बारे में आपको पता चलेगा कि दे वेर मराठा सोल्जर्स टेम्पररली अपॉइंटेड टू द बहमनी किंगडम। इसके अतिरिक्त मराठों के अवैतनिक सैनिक, तो इसका आंसर फिर ए हो जाएगा। मराठों के अवैतनिक सैनिक होते थे पिंडारी, जिनके ऊपर आप देखेंगे कि सलमान खान की एक मूवी है वीर, उसमें इस चीज की चर्चा की गई है। ठीक है ना, तो डिस्कशन का ये भी एक फायदा होता है कि बारगी तो आप जानिए ही जानिए, जो बहमनी राज्य में अस्थाई आपको मराठा सैनिक अपॉइंटेड थे, वो जिनके बदले उनको आपको ऑफकोर्स पेमेंट वगैरह दिया जाता होगा, ये जानिए। और पिंडारी भी आपको जानना चाहिए, जो मराठों के अवैतनिक सैनिक होते थे। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। किसने पवित्र स्थलों जैसे प्रयाग, बनारस पर लगने वाला तीर्थ कर समाप्त कर दिया? तो ये समाप्त करने वाला अकबर है। और आपको इसका ईयर भी हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो ईयर वाज 1560। ठीक है, अकबर को बहुत जल्दी ये चीजें समझ में आ गई कि भारत को अगर आपको रूल करना है, तो आपको थोड़ी धार्मिक सहिष्णुता दिखानी होगी। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि वो तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है, और ग्रेजुअली क्या करता है कि आपको वो ये जो जजिया है उसको भी हटा देता है। किस इतिहासकार ने दावा किया कि अकबर इस्लाम से विमुख हो गया है और उसने एक नए धर्म की स्थापना की? ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि दीन इलाही नाम से एक धर्म स्टेब्लिश किया अकबर ने। ठीक है, और उसमें सारे धर्मों की कुछ कुछ अच्छी बातों को उसने इंक्लूड किया। ये बातें जो भी कट्टर आपको रिजिड विचारधारा के लोग हैं उनको अच्छी नहीं लगी। उन्हीं में से एक इतिहासकार बदायूनी भी है, और बदायूनी बहुत क्लियरली लिखता है कि अब ऐसा लगता है ना
कि अकबर का इस्लाम धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसने इबादत खाना वगैरह भी स्टैब्लिश किया था अकबर ने, जहां वो विभिन्न धर्म के लोगों के साथ आपको धार्मिक चर्चाएं करता था, जिसमें ईसाई पादरी वगैरह आते थे, इसके अतिरिक्त जैन मुनि वगैरह आते थे। तो बदायूनी लिखता है कि लगता है कि इनके संगत में रह रह करके ना इस व्यक्ति का दिमाग भ्रष्ट हो गया है और कहीं से भी अब ये इस्लाम का फॉलोअर नहीं रह गया है। ठीक है। जहांगीर ने किसे बंगाल की जिम्मेदारी दी? तो जहांगीर किसके बाद रूल करता है? अकबर का बेटा था, उसके बाद फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद 1707 में मुगल एम्पायर क्या करता है? डिसइंटीग्रेट कर जाता है मोर और लेस। ठीक है। रहता है 1857 तक, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग पावर नॉर्थ इंडिया में नहीं रह गया था। फॉरगेट अबाउट साउथ इंडिया, जहां इनका कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है। तो जहांगीर किसको बंगाल की जिम्मेदारी देता है? तो इस्लाम खान को ये आपको बंगाल की जिम्मेदारी देता है। निशात बाग नामक मुगल उद्यान कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। अभी भी आप देखेंगे ना तो उस समय भी, चूंकि जलवायु इतनी जल्दी तो परिवर्तित नहीं होती है, तो दिल्ली में उस समय भी काफी गर्मी पड़ती होगी। और बाबर के समय से ही मुगलों में ये ट्रेंड चला आया कि उन्होंने क्या किया ना, कश्मीर जैसी जगहों पर क्या किया है कि अपने आराम के लिए क्या किया है, कुछ उद्यान वगैरह लगाए हैं। ठीक है। और वैसा ही एक निशात बाग था जो कि आपको कश्मीर में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। अभी भी आप देखेंगे ना तो जो राष्ट्रपति भवन है ना, उसके पास जो उद्यान लगा हुआ था उसका नाम भी अनफॉर्चुनेटली मुगल गार्डन ही रखा गया था। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि उसका अपरिवर्तित नाम क्या है। ठीक है। एल्फिस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो 1819 में पेशवाओं से जीते गए जो क्षेत्र थे ना, उसको कैसे उसको डिवाइड करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, वहां के फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे हम लोगों को मैनेज करना है, इसी से संबंधित ये रिपोर्ट थी। ठीक है। 1790 में कार्नवाली के एक स्थायी भू राजस्व व्यवस्था लेकर के आता है। 3 सालों के बाद उसको परमानेंट नेचर का बना दिया जाता है। एंड इन्हीं सारी चीजों को लेकर के कि पेशवा से जो भी इलाके जीते गए हैं उसमें किस तरीके की वित्तीय व्यवस्था, किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था की जाए, इसी से संबंधित ये रिपोर्ट है। तो फिर राइट आंसर वुड बी योर ए। भारत का उद्धारकर्ता किसको माना जाता है? विच ऑफ दीज इज कंसीडर्ड एज द सेवियर ऑफ इंडिया? वेदर इट इज लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लीटन या लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को तो हम लोग जानते हैं सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए उस साल का जो एक्ट था उसमें धारा 17 के अंतर्गत इस चीज को किया गया। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में सिविल सेवा के जनक के तौर पर जाना जाता है। इस व्यक्ति की जो कब्र है ना, वो आपको गाजीपुर में है, यूपी में। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। उसके अतिरिक्त लीटन और रिपन दो अंग्रेज आए हैं जिन्होंने एक के बाद एक इंडिया पर रूल किया है। पहले लीटन था, बाद में रिपन, जो कि 1880 से लेकर के 84 तक रिपन रूल करता है। और इसी व्यक्ति को भारत का सेवियर कहा जाता है। और जितने भी अंग्रेज इंडिया में आए हैं ना, उनमें से जो कुछ अच्छे अंग्रेज हुए हैं उसमें से एक रिपन था। इसी के समय में 1881 में 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के काम करने के घंटों को नियत किया गया है। ठीक है। इसी के कालखंड में 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसी के समय में एक एल्बर्ट बिल काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, जिसको लेकर के अंग्रेजों ने विद्रोह वगैरह भी कर दिया था। ठीक है। इस बिल में ऐसा था कि किसी भारतीय को, अंग्रेजों का मानना था कि कोई भारतीय हमारे मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। एग्जाम में यह भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि एल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो न्यायिक सेवा से संबंधित है। किस व्यक्ति के कालखंड में यह आ रखा है? तो इसी लॉर्ड रीपन के कालखंड में आ रखा है। और इसके ठीक पहले जो लीटन था, यह बहुत दुष्ट सा व्यक्ति था। देसाई लियाकत सूत्र किससे रिलेटेड है? देखिए, जब 40s के डिकेड में ना गांधी जी को लगने लगा ना कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर डिमांड नहीं करेंगे ना, तब तक अंग्रेज अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर क्या करते रहेंगे? चलते रहेंगे। और उन्हीं को ध्यान में रख करके गांधी जी के अनुसार ही एक देसाई लियाकत फॉर्मूला
फॉर्मुलेट किया गया। इसमें कहा गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 20% सीट जो है सो कि आपको मुसलमानों को दिया जाएगा। तो दैट मीन्स ये किस चीज के लिए रहा होगा? क्या ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए, अथवा कांग्रेस और ब्रिटेन के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए, अथवा मुस्लिम लीग और ब्रिटेन के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए, या सरकार में संवैधानिक सुधारों के संबंध में? ठीक है, तो इनमें से आप देखेंगे कि किससे संबंधित ये हुआ फिर देसाई लियाकत फॉर्मूला? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी समझौता कराने के लिए इसको लाया गया था। और इसमें कहा गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 20% सीट हम क्या कर रहे होंगे, आपको मुसलमानों को दे रहे होंगे। तो राइट आंसर फिर आपका क्या हो जाएगा? ए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1906 में हुई है। किस जगह पर हुई है? तो ढाका में हुई है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया है और उसी एक कंट्रोवर्सी के तहत, उसी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत अंग्रेजों ने क्या किया ना कि सर्टेन मुसलमानों के कुछ सेक्ट को इस चीज के लिए प्रमोट किया, इस चीज के लिए उनको भड़काया कि आपका भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे कांग्रेस हिंदुओं की बात करता है तो उस समय की कांग्रेस काफी समावेशी थी। तो 1906 में आपको ये बनाया गया है। कहां पे? तो ढाका में। इनमें से कितनी घटनाएं 1929 में घटी हैं? कम्युनिस्टों के खिलाफ मेरठ षड्यंत्र का मामला, ये सही है। कम्युनिस्ट चाहते थे ना कि चूंकि उस समय तक 1917 में क्या हुआ था कि रूसी क्रांति हो चुकी थी और कम्युनिस्ट अपनी विचारधारा को यहाँ फैलाना चाहते थे। वहीं अंग्रेज जो कि एक पूंजीवादी देश थे, ब्रिटेन, वो नहीं चाहेगा, वो इन सारी गतिविधियों को रोकना चाहेगा। तो ये मामला मेरठ कॉन्स्पिरेसी कम्युनिस्टों के खिलाफ ही है, ये 1929 का ही है। शारदा एक्ट जिसके द्वारा बच्चियों के विवाह की न्यूनतम आयु तय की गई, ये भी है। हरविलास शारदा के नाम पर ये शारदा एक्ट है। और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तो लाहौर में 1929 में रावी नदी के किनारे हुआ ही है, आपको पता ही है। और इस साल के अध्यक्ष कौन थे? तो माननीय जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो 1929 की ये तीनों घटनाएं फिर हो। सर सैयद अहमद साहिब की मृत्यु किस ईयर हुई है? ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई है 1898 में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में जानेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के दौरान, महाविद्रोह के दौरान, ये व्यक्ति बिजनौर में सदर आमीन के पद पर स्थापित थे। भारतीय राहत अधिनियम 1914 किस देश के द्वारा पारित किया गया था? वेदर इट वाज साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन और फ्रांस और जापान? तो ये साउथ अफ्रीका के द्वारा इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 वाज पास्ड। ठीक है, इनमें से कौन जापान भाग गया? तो हार्डिंग के काफिले पर आप लोगों को पता होगा, जब राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली किया जा रहा था तो हार्डिंग के काफिले पर रास बिहारी बोस साहब ने अटैक किया और एक बम फेंका गया जिसमें हार्डिंग बच निकला। और उसके बाद रास बिहारी बोस क्या किए हैं, वो विदेश भाग गए हैं, जापान गए हैं। और देखेंगे कि और 20-30 सालों के बाद, 30 सालों के बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे हैं तो वहां के जो कैद भारतीय सिपाही थे उन्हीं को लेकर के वहां पर एक आर्मी बनाई गई थी। और उसका कमांड फाइनली रास बिहारी बोस किसको सौंप देते हैं? सौंप देते हैं वो एक यंग सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि उनकी उम्र, अब हम लोग समझ सकते हैं कि 30 साल आगे जाकर के कालखंड में एक व्यक्ति जो 1910 में युवा है वो फिर 1940 के दशक में इतना वो फिजिकली कैपेबल नहीं रह जाएगा। सारे लोग बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं होते हैं ना, ठीक है ना। तो इन्होंने फिर क्या किया कि हैंड ओवर कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तोल्काप्पियकम एक ये तमिल ग्रंथ है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? द बैकग्राउंड ऑफ द तमिल टेक्स्ट तोल्काप्पियम, ये किस चीज से संबंधित है? क्या ये कोलम और माधवी की कहानी है, या ये किसी चोल राजा की कहानी है, या ये किसी चेर राजा की कहानी है? और वेदर इट इज एन टेक्स्ट बेस्ड ऑन ग्रामर एंड रियोट्रिक, तो ये व्याकरण और अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। उसके अगले में देखेंगे मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो वहां की दो इमारतें बहुत फेमस हैं, एक अन्न भंडार गृह और दूसरा बाथ हाउस। लेकिन उसमें भी आप सोचिए कि नहाने और खाने में से क्या जरूरी है? खाना ज्यादा जरूरी है। तो इनका जो अन्न भंडार गृह था
जो कुछ 45 मीटर इंटू 13 मीटर था, ये वहां का सबसे बड़ा आपको लार्जेस्ट बिल्डिंग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि 6 ग्रेनरीज हैज बीन फाउंड इन योर हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में भी 6 छोटे छोटे अन्न भंडार गृह पाए गए हैं, और एक बड़ा अन्न भंडार गृह कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, जैसे यहाँ पटना में गोल घर की भी वही कहानी है। तो 45 मीटर गुने 13 मीटर से ये भी आपको इतिहासकार कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉपुलेशन रहता होगा। इस जगह को एक बार अगर आप इमेजिन करेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि इतनी जगह में काफ़ी सारा अनाज रखा जा सकता है, और उससे भी बहुत सारे इतिहासकार इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि बेयर मिनिमम 10,000 वहाँ का पॉपुलेशन हो। ठीक है, हालांकि इस चीज को लेकर के भी अलग अलग इतिहासकारों के बीच विभेद है। किस महाजनपद ने पहली बार अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हथियारों का बड़े पैमाने पर आपको इस्तेमाल किया? तो ये जो सबसे स्ट्रांग महाजनपद था मगध, बोलते हैं कि अपने सुप्रीम टाइम पे इसके पास 6,000 से अधिक हाथी थे। ये भी कहते हैं कि अलेक्जेंडर की सेना डर गई मगध पर आक्रमण करने से। पोरस ठीक है हार गया, लेकिन उसने इतनी तगड़ी टक्कर दी ना कि ये चीज तो यूरोपियों को समझ में आ गया, यूनानियों को समझ में आ गया कि इंडियंस बहुत ब्रेव होते हैं, और एक छोटा सा राजा अगर हमको इतना तगड़ा मार रहा है ना, तो पीछे कोई एक बड़ा डायनेस्टी वाला व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास 6,000 हाथी हैं, वो मेरा क्या हाल करेगा। और हाथी चूंकि यूरोपियन लोगों ने देखा नहीं था, वहां का नेचुरल हैबिटाट में ये पाए नहीं जाते हैं, तो उनको लगता था कि हाथी वगैरह कुछ राक्षस जैसे होते हैं। तो एक राक्षस से निपटना अगर इतना मुश्किल है, तो 6,000 राक्षसों से कौन निपटे। ठीक है, तो दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी ए। ऋग्वेदिक काल में दुर्हित कहकर किसको संबोधित किया जाता था? ये क्या राजा के दूत होते थे, शूद्र होते थे, चरवाहों को कहा जाता था, या फिर डॉटर? तो डॉटर के लिए दुर्हित शब्द इस्तेमाल में लाया जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूध दूहने वाली। ऋग्वेदिक काल में जमीन वगैरह कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गायें होती थी। ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन कम था, जमीन दुनिया भर का था, जिसको जहां खेती बाड़ी करना है, जहां रहना है, वो रह सकता है। तो आपके परिवार, अच्छा ये लोग शुरू शुरू में जो आए थे, ये लोग क्या थे? तो घुमंतु प्रकार के लोग थे, तो एक जगह रह करके प्राय ये खेती भी नहीं करते थे। फिर भी अगर आपके घर में गाय है तो आपका भरण पोषण हो जाएगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? तो आपको गाय है, और गाय जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आप किसको हैंड ओवर कर रहे हैं? तो अपने घर की बच्चियों को हैंड ओवर कर रहे हैं। इससे भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो महिलाएं थी या जो बच्चियां थी, उनकी सामाजिक परिस्थिति ठीक रही होगी। कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन कहाँ किया गया था? अब कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कहने का मतलब कि कांग्रेस के शुरू के उदारवादी नेताओं को लगा कि क्यों ना हम लोग इंग्लैंड में भी एक अपनी शाखा खोल दें, ताकि वहां की आम जनता को, हो सकता है कि यहाँ आने वाले दुष्ट अंग्रेज हमारी बातों को प्रॉपर तरीके से इंग्लैंड वालों को नहीं बता पा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन कर दिया गया लंदन में। ठीक है, और वहां के लोकमत को भारतीय इश्यूज के ऊपर क्या किया गया कि सहमत किया गया। ठीक है, बीएचयू किस ईयर आपको अरेंज करना है इन चारों को। ठीक है, कालखंड में कि कौन पहले हुआ कौन बाद में। बीएचयू आपको पता ही होगा 4 फरवरी 1916। 4 फरवरी नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, 1916 ध्यान में रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह तो कम से कम बीपीएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे को पता होता है कि ये 1917 की कहानी है। रॉलेट बिल के विरोध में अखिल भारतीय हड़ताल, ये एक्ट ही आया था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो 1918 में तो आप हड़ताल करेंगे नहीं, दैट मीन्स 1919 हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कुछ आपको सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था, और 1921 में इसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। तो फिर इसका कालखंड 1921 मान लेते हैं। फिर आप देखेंगे कि फिर 1 हुआ है, फिर 2 हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 3 हुआ है। 1 2 4 और फिर 3।
जमान शाह कौन सा व्यक्ति था? तो ये अहमद शाह अब्दाली का पोता था। इसने भी एक माइनर अटैक इंडिया पर किया हुआ है, तो इसलिए आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कौन वार्षिक अधिवेशनों में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं? तो आरसी दत्त साहेब भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, शंकरन नायर भी रहे हैं, लाल मोहन घोष भी रहे हैं। और आपको अंग्रेज का नाम देख करके लग रहा होगा कि ये व्यक्ति नहीं रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली सर हेनरी कॉटन वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ एनुअल सेशन कांग्रेस। तो दैट मीन्स कि कितने लोग रहे हैं? तो ये सारे के सारे आपको कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। रोमक सिद्धांत एक आपको एंशियंट इंडिया की पुस्तक है। ये किस चीज के ऊपर, इसका मैटर क्या है? तो ये खगोल शास्त्र के ऊपर ये लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, ठीक है। बामियान बुद्धा की तस्वीर आपको कहाँ मिलती है? तो ये अफगानिस्तान में मिलती है। और ये काफी ऊंची पहाड़ों को काट करके बनाई हुई गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। और जब पहली बार तालिबान सत्ता में आया था तो उसने क्या किया था कि इस प्रतिमा को बुद्ध पूजक या मूर्ति पूजा के नाम पर इसको तोड़ दिया गया था। ठीक है, किस ज्योतिषी ने निवास गृहों का आकार 4 वर्णों के लिए अलग अलग बताया? तो ये वराह मिहिर साहब ने बताया है। इनके बेटे जो थे पृथुयश, ये भी बड़े थे आपको ज्योतिषी। हावेवर चारों वर्णों के लोगों के लिए अलग अलग मकान होने चाहिए, अलग अलग साइजेस के, ये वराह मिहिर ने बताया है। और ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी गई हैं। गोमत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्राचीन काल में? प्राचीन काल कहने का मतलब ऋग्वेदिक काल। ठीक है, तो उस समय जो गोमत हम लोगों ने देखा, वो अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि गाय सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए धन होती थी। तो गोमत का शाब्दिक अर्थ होता था धनवान व्यक्ति। जिसके पास संख्या में जितनी ज्यादा गायें होंगी वो व्यक्ति उतना ही धनवान समझा जाता था। किस पुस्तक में बोला गया है कि सूर्य का के स्थिर होने, उसके चारों ओर पृथ्वी के घूमने की चर्चा है? कि सन स्टेशनरी है और अर्थ ही उसके चारों तरफ रोटेट करता है। यूरोप वालों का कहना है कि ये कोर्पसनिकस ने बताया, बट हाउएवर उससे कम से कम 1000 साल पहले आर्यभट्ट साहब ने ये बातें आपको बता रखी थी। ठीक है, और आर्यभट्ट ने बताया है तो उन्हीं की किताब का क्या नाम है? आर्यभट्टीय। जसवंत और दसावन कौन थे? तो ये दोनों लोग चित्रकार थे। किसके दरबार से संबंधित थे? तो अकबर के दरबार से संबंधित थे। और सबसे अच्छे चित्रकार का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो चित्रकार आपको कौन थे? तो जहांगीर थे। सुलेमान सिकोह किनका पुत्र था? तो ये दारा का बेटा था सुलेमान सिकोह। और दारा कौन सा व्यक्ति था? तो ये शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। और इनकी नृशंस हत्या औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध के क्रम में आपको कर दी थी। ठीक है, अगले में देखिए, मीर जुमला कहाँ का गवर्नर था? तो ये बंगाल का गवर्नर था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। किसने मुस्लिम महिलाओं के पीरों की मजारों पर जाने पर रोक लगा दी? तो दैट मीन्स बड़ा ही ये आर्डामेंटल सा अप्रोच हुआ, बड़ा रिजिड अप्रोच हुआ। मोहम्मद तुगलक ठीक है पगला शासक हो सकता है, उसके एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हुए, लेकिन धार्मिक रूप से ये सहिष्णु व्यक्ति था और फ्री आइडियाज को ये एंडोर्स करता था। तथाकथित निम्न वर्गों से आने वाले लोगों को भी अभिजात्य वर्गीय पदों पर ये पद स्थापित करता था। तो ये व्यक्ति इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। ठीक है, तो जो फंडामेंटलिस्ट जो मौलवी वगैरह हैं उनके कहने अनुसार इसने क्या किया कि मुस्लिम महिलाओं के पीरों की मजारों पर जाने पर रोक लगा। कुव्वत उल इस्लाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है द पावर ऑफ इस्लाम, ये कहां पर बनाई गई है? तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये दिल्ली में अवस्थित है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? मैकॉले की आपको रिपोर्ट पता ही है। अच्छा, अगर मैकॉले के कालखंड में कौन सा व्यक्ति भारत में रूल कर रहा था? तो 1828 से लेकर के
1835 तक विलियम बेंटिक रूल कर रहा था मैकॉले रिपोर्ट के समय। तो फिर अगर हो सकता है इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाए, ये सबको पता है कि अंग्रेजी का परोकार कौन सा व्यक्ति था, तो मैकॉले था। और अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। मौलिक शिक्षा योजना किसने प्रस्तुत किया है, तो महात्मा गांधी का ऐसा मानना था ना कि शिक्षा के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए। एक तो नैतिक शिक्षा जो आपको सही जीने का तरीका सिखाए, और दूसरा व्यवसायिक शिक्षा जो कि आपको रोजगार में हेल्प आउट करे। उस समय कोई बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज थे भी तो बड़ी सीमित संख्या में थे। उसके 100 साल पहले चले जाइए तो थे भी नहीं, ठीक है। थे नहीं मतलब फॉर्मली नहीं थे, नहीं तो ये नालंदा वगैरह देखिए, ये सारे के सारे ज्ञान विज्ञान के केंद्र रहे हुए हैं। तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षा के दो पर्पसेस को शिक्षा को सॉल्व करना चाहिए। ये आपको मोरली एक आपके कैरेक्टर बिल्डअप में भी हेल्प करे और आपको प्रोफेशन में भी हेल्प करे, ठीक है ना। तो मौलिक शिक्षा योजना फिर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो आदरणीय महात्मा गांधी साहेब हैं। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। 66 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन देख रहे होंगे।